नमस्कार, आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्ने पिंपल्स के बारे में और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे पिंपल्स एक्ने होते क्या हैं? लक्ष्मी जी, पिंपल्स या एक्नी ये आमतौर से हमारे सॉफ्ट स्किन पर, विशेष करके हमारे जो सॉफ्ट स्किन है, हमारा चेहरा या हमारे कंधे के आसपास के पार्ट या हमारे गले के पार्ट, इस पार्ट पर छोटे छोटे, जिसको हम कह लें कि मुखनुमा, जिसके माउथ छोटे छोटे छेद होते हैं, इस तरीके के उभार को हम एक्नी कहते हैं। जी। आमतौर से ये प्रकृति ने जो हमारे चेहरे को या सॉफ्ट पार्ट को बनाया, तो वहां पे सीबेसियस ग्लैंड से सीबम एक प्रकार का स्राव होता है जो हमारे चेहरे को मॉइस्चर करता है। यानी प्रकृति ने स्वयं मॉइस्चर की प्रक्रिया बना रखी है। ये तो आजकल हम लोग क्रीम लगा करके अपने चेहरे को मॉइस्चर करते हैं, लेकिन प्रकृति ने शरीर के हर पार्ट को सुरक्षित करने के लिए अपनी तरफ से अलग व्यवस्था की है। तो जो सेबेसियस ग्लैंड से सीबम निकलते हैं, वो हमारे चेहरे को, हमारे गर्दन के पार्ट को, हमारे कंधे के आसपास के पार्ट को, इस जो सॉफ्ट स्किन है उसको मुलायम बनाए रखते हैं। लेकिन जब कभी इनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, अब ऑब्स्ट्रक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे लगातार नींद ना आना, लगातार व्यक्ति काम कर रहा है, तो सेबेसियस ग्लैंड से निकलने वाले जो सीबम है वो इनका निकलना कम हो जाता है, या हार्मोनल चेंजेस हो जाए बॉडी में, या कोई विशेष प्रकार का हमारे स्किन पर एलर्जी हो जाए किसी साबुन आदि का, या कोई विशेष प्रकार की क्रीम का या किसी दवा का, तो हमारे अंदर की जो एलर्जी होती है या स्किन के अंदर जो एक तरीके का एलर्जी के जो एबनॉर्मल एल्कोइड होते हैं या एबनॉर्मल पार्ट होते हैं, वो सॉफ्ट स्किन से बाहर निकलना चाहते हैं। और जब ये बाहर निकलना चाहते हैं तो हमारे जो सेबेसियस के जो छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं जहाँ से सीबम बाहर निकलते हैं, उस पोर को कवर कर लेते हैं, और पोर के आसपास की जो स्किन होती है वो डेड होती है। तो अब अगर हम इसको मेडिकल टर्म में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके का इन्फ्लामेशन है जो सेबेसियस ग्लैंड के आसपास के डेड स्किन पर इन्फ्लामेशन होता है, उसे हम एक्नी या कील या मुहासे कहते हैं। अब कील मुहासे दो प्रकार के होते हैं, एक इन्फ्लामेटरी और एक नॉन इन्फ्लामेटरी। जो इन्फ्लामेटरी होता है वो इन्फ्लामेटरी तीन प्रकार का होता है, एक छोटे दानेदार, एक बड़े दानेदार, और एक बिल्कुल सिस्ट की तरीके से, जिसमें पस भी से निकलता है। जी। हाँ, मैं भी उसकी पूरी डिफिनेशन आपको बता रहा हूँ। तो जो पहला होता है जिसको हम इन्फ्लामेटरी कहते हैं, उसका एक पहला जो पास होता है जिसको हम पिंपल्स कहते हैं, पिंपल्स का निकलना, और दूसरा होता है पास्चर जिसमें पस का बनना, और तीसरा होता है नोड्यूल्स टाइप का जिसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं और गहरा घाव होने लगता है। तो जो नोड्यूल्स होते हैं जब उसको दबा दिया जाता है बिना बात के, तो वहां से जब पस बाहर निकल जाता है तो बाद में वो गड्ढे वहां बन जाते हैं और वो दाग जीवन भर बने रहते हैं। और जो पास्चरेट वाला है उस पर छोटे छोटे काले रंग के धब्बे बाहर आते हैं और उभार होता है, पेनफुल होता है वो, और उसमें पस बनने की जैसे छोटे छोटे फोड़े बन जाए उस हिसाब से ये बनता है। और एक जो तीसरा है जिसको हम सामान्य पिंपल्स के रूप में लेते हैं, उसमें उभार तो आता है, लालिमा होती है चारों ओर, हल्की सी ईचिंग या खुजलाहट भी होती है, लेकिन वो कुछ दिन बाद स्वतः दब भी जाते हैं। ये तो है इंफ्लामेटरी कंडीशन। और जो नॉन इंफ्लामेटरी कंडीशन है उसमें हमें देखते हैं कि ब्लैक स्पॉट या व्हाइट स्पॉट, दो तरह के स्पॉट होते हैं। जैसे हमारे नाक के आसपास छोटे छोटे, अगर हम शीशे को अपने सामने करें या हैंड लेंस का प्रयोग करके शीशे देखें तो छोटे छोटे छेद दिखाई पड़ते हैं, हल्के हल्के, और हमारे यहाँ पे पार्ट पे, यहाँ पे इस तरह के छोटे छेद दिखाई। और उसी पर कुछ दिन बाद जब उनके जो डेड स्किन होती है उस सेबेसियस ग्लैंड के चारों ओर, वो एक हल्का स्पॉट या ब्लैक स्पॉट में बदल जाता है, तो उसको हम एक तरीके से कमदोन कहते हैं। कमदोन मीन होता है छेद करना, कमदोन का एक शब्द है, और इसमें सेबेसियस ग्लैंड होते हैं। अब जो सिस्ट टाइप के होते हैं, यानी जो हमने इन्फ्लामेटरी टाइप आपको बताया, इसमें जब इन्फ्लामेशन ज्यादा हो जाता है और घाव होने लगता है, पर उसको लोग दबा देते हैं, जबरदस्ती दबा देते हैं,
तो जब घाव हो जाता है तो वहां पे एक बैक्टीरिया पनपने लगता है। उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं प्रोपियोनियोबैक्टीरियम। ये प्रोपियोनियोबैक्टीरियम जो है ये पिंपल्स के गहरे घाव देने का कारण बन जाता है, और जब हम इसको दबा देते हैं या फोड़ देते हैं तो उस वही बैक्टीरिया हमारे अगल बगल के जो स्पॉट्स हैं जहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड के डेड स्किन है उसके घाव पर या दूसरे पिंपल्स पर भी जाके वो कवर कर लेता है। तो ये एक्नी का या मुहासे निकलने का एक काज है जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कॉज निकलते हैं। अब चूंकि यहीं पे हम चर्चा कर लेते हैं कि इसकी जो एज लिमिट है वो 13 साल से लेकर के 30 साल या 35 साल तक के लोगों को है। अब जो 13 साल से 20 साल की एज है, विशेष करके जब यौवन अवस्था में लड़का या लड़की पहुंचता है तो कुछ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने में बॉडी हीट करती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। तो हीट टेम्परेचर जो हमारे बॉडी के एक्सेस टेम्परेचर होते हैं वो हमारे सॉफ्ट स्किन से बाहर निकलना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो फॉरेन बॉडीज हैं, हमारे बॉडी पर किसी कारण से बैक्टीरिया का अटैक या वायरस का अटैक हो जाए या फंगस का अटैक हो जाए, तो इस तरह के जो अटैक होते हैं तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है, जब वो इम्यूनिटी पावर से लड़ते हैं तो कभी कभी हमारे सॉफ्ट स्किन पर वो अटैक करते हैं। तो सॉफ्ट स्किन हमारे चेहरे का ही होता है। तो छोटे छोटे वैसे ही फोड़े फुंसी अगर बॉडी में निकलते हैं तो ये माना जाता है कि बॉडी के अंदर के फॉरेन बॉडी प्रकृति अपने आप निकालने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक्नी में ये देखा गया है कि अगर लगातार आदमी काम कर रहा है, थक रहा है, उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, पेट उसका साफ नहीं हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे पेट के अंदर की जो गर्मी वो बाहर नहीं निकल पा रही है, उसको निकालने के प्रयास में, या हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, विशेष करके महिलाओं में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ होती है 13 साल 14 साल के आसपास और 20 साल तक उनको रेगुलर नहीं हो पाता है, या उन महिलाओं को जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर हो जाता है, रेगुलर नहीं हो पाता है, पेनफुल होता है, उन महिलाओं के चेहरों पर भी इस तरीके के स्पॉट्स या इस तरीके की खील मुहासे अधिकतर देखे गए हैं। और विशेष करके अभी एक ऑब्जर्वेशन में हमारे लगातार इस तरह का ऑब्जर्वेशन में आया है कि छोटी बच्चियां जो 14 साल 15 साल की होती हैं, अक्सर उनको कील मुहासों की शिकायत होती है और छोटे छोटे दाने देख करके वो बिल्कुल। तो फिर मुझे उनके माता पिता से पूछना पड़ता है कि बच्चे की मेंस्ट्रुअल साइकिल आरंभ हुई है कि नहीं आरंभ हुई है, या अगर इसके लक्षण आ रहे हैं तो क्या कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो देखा यह गया कि 13-14 साल की लड़कियों को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के प्री सिम्टम्स दिखने लगते हैं, नहीं हो रहा है अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन प्री सिम्टम्स उनके बॉडी में आने लगते हैं, कभी उलझन होती है, कभी झल्लाहट होती है, तो इस तरीके का कंडीशन में भी पिंपल्स दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वो बॉडी के हीट को हमारे सॉफ्ट स्किन से प्रकृति बाहर निकालना चाहती है। तो ये हार्मोनल चेंजेस से भी पिंपल्स निकलते हैं, और हमारे पेट की खराबी, पाचन क्रिया दुरुस्त ना होना, नींद का ना आना, सबसे बड़ा कारण हम बिल्कुल सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है। और पुअर हाइजीन का होना, पुअर हाइजीन का तात्पर्य यह है कि हम अपने चेहरे की साफ सफाई ठीक से ना कर पाते हो, बहुत ज्यादा बिना बात के गैर प्रचार वाले हम क्रीम का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर आयली चेहरे को बनाए रखते हैं। चेहरे को आयली बनाए रखना भी पिंपल्स को बाहर निकलने में एक मेन काज बनता है। तो कोशिश ये करना चाहिए चेहरे को ड्राई रखना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि एक पिंपल्स निकल आया है तो उसको दबा दिया जाए तो दूसरा निकल आता है, या कभी कभी क्या होता है हम चेहरे को बहुत रगड़ करके साफ करना चाहते हैं। आमतौर से युवा लोग अपनी चेहरे को बिल्कुल एक्टिव करने जो समझते हैं कि हम चेहरे को रगड़ रगड़ के सफाई तो हमारी सुंदरता बढ़ेगी, लेकिन ये चेहरे को कभी भी रगड़ करके या किसी रोवेदार तौलिए से रगड़ना नहीं चाहिए, और एक दूसरे के तौलिए से भी बचना चाहिए। ये तमाम काज हैं जो कील मुहासों पर दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जब एक्ने निकलते हैं तो क्या इसमें खान पान का भी बहुत महत्व होता है कि खान पान भी हम उल्टा सीधा खा रहे हैं, कि इसकी वजह एक हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। हम जब भी एक्ने के पेशेंट डॉक्टर के संपर्क में आते हैं तो हम उससे दो चीज पूछते हैं। अगर युवा है तो हम उसके हार्मोनल चेंजेस को चेक करते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। कभी कभी क्या होता है कि लड़कों में, जैसा क्योंकि इसके पहले भी कई एपिसोडों में चर्चा कर चुका हूँ कि प्रकृति ने पुरुष और महिला के हार्मोन्स दोनों के शरीर में बराबर बनाए हैं। महिलाओं के शरीर में पुरुषों के भी हार्मोन्स निकलते हैं और पुरुषों में महिलाओं के हार्मोन्स भी निकलते हैं, लेकिन एबनॉर्मलिटीज के कारण कभी कभी पुरुषों में महिलाओं के हार्मोन्स कुछ सक्रिय हो जाते हैं, तो उनमें कुछ लक्षण एबनॉर्मल हो जाते हैं। ऐसे ही पुरुषों में और महिलाओं में भी एबनॉर्मलिटी आती है। तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स का डिसेक्रेशन होता है, तो वहां पर पिंपल्स के निकलने के कारण बन जाते हैं।
और दूसरा कारण होता है खान पान की अनियमितता से। खान पान में हम बहुत तेज मिर्च मसाला खाते हैं, बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं जिसका पाचन देर में होता है, या हम ज्यादा फैटी या ऑयली वेजिटेबल्स के साथ मसाले को बना करके हम ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मिर्च मसाला गर्म चीजें खा रहे हैं। ये तमाम ऐसे कारण होते हैं जो कि हमको अपने खान पान को दुरुस्त भी रखना पड़ेगा। पानी की मात्रा हम कम कर देते हैं, विशेष करके एक्नी वाले पेशेंट को पानी कम से कम 10 से 15 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए। अगर वो एक्नी का शिकार हो गया या मुहासे कील मुहासे उसके बॉडी पर निकल रहे हैं तो उसको पानी की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ा देनी पड़ेगी, क्योंकि पानी एक ऐसा मीडिया जहां से ब्लड को डाइल्यूट करेगी और ब्लड को आगे बढ़ाएगी, तो हमारे सॉफ्ट स्किन पे ब्लड का जो पार्ट है वो जा करके वहां से हटेगा और कील मुहासों में जो पस बनता है वो WBC बनने से रोकेगा। तो पानी की मात्रा भी हमको कॉन्स्टिपेशन भी दूर करेगी, हमारे ब्लड का सर्कुलेशन भी दूर करेगी और बॉडी के हर पार्ट पर ब्लड को सही पहुंचा करके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगी, जिससे कील मुहासों से हम बच सकते हैं। जी डॉक्टर से कह सकते हैं कि पानी हमें उचित मात्रा कम से 8-10 गिलास हमें डेली का अपना ये नियम बना लेना चाहिए कि अगर हम कोई पिंपल चीजों से बचना है तो पानी का सेवन अधिक से अधिक हम कर लें। जी डॉक्टर साहब, और अगर पिंपल्स के केसेस ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं जी तो कम पिंपल्स के केसेस दिखाई पड़ रहे तो हमको नमक से भी बचना होगा, नमक का सेवन कम से कम करना होगा। अच्छा, क्योंकि नमक जब सोडियम आयन हमारे बॉडी में पहुंचे, सोडियम आयन क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर का जो इम्यूनिटी पावर है उसको डिक्रीज करता है जी सोडियम, क्योंकि सोडियम की एक निश्चित मात्रा हमारे बॉडी को चाहिए, और जब हम नमक का सेवन ज्यादा कर लेते हैं किन्हीं कारणों से तो वो भी हमारे पिंपल्स को प्रभावित करता है, यानी पिंपल्स पर वो एक कॉज बन जाता है। वैसे हमको डेली रूटीन में पिंपल्स हैं या नहीं है, लेकिन हमें पानी की मात्रा तो 8 से 10 गिलास लेनी ही चाहिए। जी जी बिल्कुल, आप नियमित रूप से अपने भोजन के साथ अपने दिन भर दिनचर्या के साथ दिन भर पानी को 8 से 10 गिलास पानी तो हमको लेना ही लेना है। ये मान के चलिए कि हमारा अगर शरीर का वेट 15 किलो है तो 15 किलो के वेट पर 1 लीटर पानी हमको चाहिए। जी अब इस हिसाब से आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर ले, हर व्यक्ति कैलकुलेट कर सकता है। अगर 60 किलो का वजन का व्यक्ति तो उसको 4 लीटर पानी दिन भर में उसकी बॉडी में जाना चाहिए, सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक, और बीच में भी जग करके उसको पानी लेना चाहिए। क्योंकि पानी, देखिए पानी के महत्व को हमारे तमाम लोग जिनको मैं किसी का नाम नहीं दूंगा या आलोचना नहीं करूंगा, पानी के महत्व को हमारे तमाम वक्ता बहुत कम दर्शाते हैं। जी। पानी के महत्व को अगर हम प्रकृति के नियमों को देखें, हमारे बॉडी का 90% पार्ट पानी से ही प्रकृति ने बनाया है। व्यक्ति के मृत्यु के बाद जब उसका दाह संस्कार होता है तो सारा का सारा पानी भाप बन के उड़ जाता है, और जो राख बचती है उसको हम बायोमास कहते हैं। हमारे बॉडी का एक्चुअल वेट वही होता है जो जलने के बाद, व्यक्ति के जलाने के बाद जो राख बचती है उसको हम बायोमास कहते हैं, जीव मास कहते हैं, जीव का भार कहते हैं। शेष पानी होता उड़ जाता है। तो प्रकृति ने जब पानी से ही हमारे मांसपेशियों को बनाया है, हमारे ब्लड आर्टरीज को बनाया है, हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को बनाया है, जिसमें पानी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो अगर हम पानी के परसेंटेज को किन्हीं कारणों से कम कर देंगे तो हमारे बॉडी के हर ऑर्गन उससे प्रभावित होंगे। इस तरह से पानी के मात्रा को बॉडी में तो कम करना ही नहीं है। पानी तो हमारा एक दैनिक दिनचर्या में एक तरीके का एक नॉर्मल डाइट हो गया है। पानी, हम पानी के बिना तो चल ही नहीं सकते हैं, और पानी लगभग हमारे हर मर्ज का आधा इलाज है। ये अगर सारांश में हम कहें कि किसी भी मर्ज से हमको अगर लड़ना है, रोग से बचना है, तो पानी सबसे पहले हमारे मुख्य एक तरीके का ट्रीटमेंट मान लीजिए आप उसको, हमारे हर रोगों के लिए। जी सर, हम जानना चाहेंगे इसमें क्या ये नॉन वेज वेज क्या इसका भी कोई महत्व होता है कि अगर मान लीजिए कोई बंदा नॉन वेज है तो क्या इसका ज्यादा सेवन करने से भी क्या चेहरे पर ये पिंपल्स एक्ने का प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैंने आपसे एक लाइन में कहा मैं वेज और नॉन वेज पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एक लाइन में कहा कि हमको ज्यादा तेज मिर्च मसालों की साग सब्जी से बचना है, चिकनाई युक्त पदार्थों से बचना है, और गरिष्ठ भोजन से बचना है, यानी ऐसे भोजन नहीं करने जो देर में पचते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो आपके नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेजिटेरियन के मटेरियल्स हम लेंगे तो देर में पचेंगे हमारे पास आहार नाल में, उसमें मिर्च मसाला ज्यादा होगा, तेल ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम अपने भोजन को, खान पान को अगर हरी साग सब्जियों पर निर्भर करेंगे और जल्दी पचने वाले भोज्य पदार्थों पर निर्भर करेंगे तो हम एक्ने या कील मुहासों से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और विशेष करके हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, अगर हम अपने सोने, उठने, जागने और खान पान का एक रेगुलर मीनू बना लेंगे तो हम एक्ने से बच सकते हैं। कि अगर आपका ऑयली स्किन है तो स्वाभाविक है कि आपके चेहरे पे स्पॉट्स आएंगे, दाने निकलेंगे, कील मुहासे होंगे।
हार्मोनल चेंजेस होंगे, सीबेशियस ग्लैंड। आप दिन भर धूल धक्कड़ में दौड़ते हैं, तमाम तरह की मोटरसाइकिलिंग करते हैं या कहीं ऑफिस वर्क से निकलते हैं, तो आपके चेहरे पे एटमॉस्फेयर के धूल धक्कड़ या उसके कण पड़ेंगे चेहरे पे, तो चेहरे को वॉश कीजिए। आप गुनगुने पानी से छींटा डाल के चेहरे को वॉश कर लीजिए, दबा करके जो है तौलिए से आप पोंछ लें। लेकिन उसको ऑयल किसी क्रीम पर आप बेस ना करें कि हम क्रीम लगाएंगे तो हमारा चेहरा अच्छा होगा, या क्रीम लगाने से। मैं आप दर्शकों को ये भी बता दूं कि एक्नी पर या किसी भी प्रकार के किसी भी स्किन डिजीज पर, अभी तो बहुत से स्किन से त्वचा के रोग हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, किसी भी स्किन डिजीज पर ऊपर से हम किसी भी ऑइंटमेंट को लगाने की सलाह नहीं देते। हम जब भी सलाह देते हैं एज इलेक्ट्रोहोमोपैथिक फिजिशियन, तो हम मान के चलते हैं कि हम उस घाव को या उस स्किन डिजीज को हम अंदर से भरने का प्रयास करते हैं, दवाइयों को अंदर से सेवन करें। बाहर की जो ऑइंटमेंट होते हैं वो केवल बाहर के एंटी बैक्टीरिया, जो मतलब वो एंटी बैक्टीरियल होते हैं कि बाहर से अधिक आक्रमण को रोकते हैं, लेकिन घाव भरने का काम या उस एक्नी को फिलअप करने का काम हमारे अंदर से ही जो हम दवा लेते हैं खाते हैं उसी से फिलअप होते हैं। क्योंकि सर ये पिंपल्स एक्ने को अगर खत्म करना है तो सीधा जड़ पर इसके जाना होगा, जड़ अगर इसकी खत्म होगी तो तभी हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जैसे बाजार में बहुत कॉस्मेटिक चल रहे हैं, मैं भी किसी का नाम सर यहाँ नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन सर वो भी तो कहते हैं ना कि उसको लगाने से ये होगा। सर कहाँ तक ये चीज सही? इस चैनल के माध्यम से मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई आलोचना नहीं कर सकता। हर प्रोडक्ट निर्माता का अपने अपने बेचने का स्टाइल है जी, और तरह तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जी। ये हर व्यक्ति को स्वयं अपनी फीलिंग्स से समझना होगा कि हम क्या करें क्या ना करें। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो प्राकृतिक नियम है, हमारी मैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी का फिजिशियन हूं, तो मैं प्रकृति के द्वारा बने हुए उत्पादों पर यानी हर्बल पर या प्लांट पर निर्भर हूं। हमारी औषधियां जो है प्लांट पर निर्भर हैं। हम प्लांट को ही खाते हैं भोज्य पदार्थों के रूप में, आदि समय से खा रहे हैं। आज से नहीं, सैकड़ों हजारों साल से हम लोग प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। तो प्राकृतिक संसाधन हमारे पास भी हैं। हम घर में अगर हमको जरूरत है तो हमारे पास हल्दी एक बहुत बड़ी एंटीसेप्टिक हमारे घर में पड़ी हुई है। हम हल्दी के प्रयोग कर सकते हैं अपने चेहरे पर हल्का सा लेप लगा करके, आटा और हल्दी मिला करके। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से हमारी दादी और पुराने लोग इस तरह के इलाज किया करते थे, लेकिन वो सब एक टाइम बीइंग है, उसी का मॉडिफिकेशन हुआ है। हम जिस चीज को प्रयोग में ले लेते हैं उसको लोग क्या करते हैं कि उसका पेटेंट बना लेते हैं और पेटेंट को बनाने के बाद फिर उसको मार्केट में उतार देते हैं। तो इस नाते हर प्रोडक्ट कर्ता का अपने अपने बेचने का तरीका है। मैं किसी को ये नहीं मना करता कि आप यूज ना करें। मैं इतना ही कहूंगा कि ऊपर से लगाने वाले कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम हमारे कील मुहासों को ठीक करने में उतने उत्तरदायी नहीं है। ठीक तो हो जाएंगे, मान लिया कि उनके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा है जो ऊपर से घाव कुछ दिन के लिए कर देगा, लेकिन अंदर से कील मुहासे फिर निकल आएंगे। 3 महीने बाद आप फिर वही क्रीम खरीदेंगे, 2 महीने बाद आप फिर उसी की दुकान पे लाइन लगा खड़े होंगे। हम तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में उस रोग को समाप्त करने की बात करते हैं। हम इस तरह की बातों का या इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिससे फिर रोग दोबारा वो रोग दोबारा ना आने पाए। जी सर, ये एक्ने का पिंपल्स का इलेक्ट्रोहोमोपैथिक में मतलब इलाज है, मतलब संभव है कि ये जड़ से खत्म हो जाए? इलेक्ट्रोहोमोपैथी में हमारे यहाँ 3 सिस्टम है, क्योंकि हमने बताया कि हम कंडीशन पर इसका दवाओं का चयन करते हैं। हमारे यहाँ जो दवाएं हैं इलेक्ट्रोहोमोपैथी में, हम 38 दवाओं पर ही सारा काम करते हैं। 38 दवाओं में जो हम सिस्टम बनाते हैं, हमने 3 सिस्टम बना रखा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो चूंकि ये पूरा का पूरा रोग ही एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक्सक्रीट करना है बॉडी से हमको, हमारा पाचन सही नहीं है, पेट साफ नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे स्किन पर नहीं हो पा रही है, तो हम इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। अगर मान लीजिए इन्फ्लामेशन, कुछ ऐसे रोगी आते हैं जिनके दाने इतने ज्यादा निकले हुए हैं कि फोड़े की तरीके दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहां पर उनको उनका पस भी हटाना है, उनके पेन को भी कम करना है और स्वेलिंग भी कम करना है। तो वहां पे हमारी जो औषध हम लोग देते हैं वो हम देते हैं S5, C7, D और G को मिला करके। हम इसको जब खाने के लिए देते हैं उनको 20-20 बूंद 3 बार से 4 बार पीने के लिए देते हैं, तो फिर वो घाव 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल सामान्य नजर आने लगता है। दूसरा होता है कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा, ये लगता है कि इनके नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने है और अभी ये केवल कील मुहासे को अपनी चेहरे की सुंदरता के कारण परेशान है, तो हम उनके पेट को साफ करने का प्रयास करते हैं और ये पूछते हैं रोगी से कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा, आपको कब्जियत है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो उस तरह की दवाओं में हम देते हैं L3 और C1। विशेष करके अगर कोई लेडीज हमारे पास आती है पिंपल्स का केस लेकर के, तो C1 चूंकि महिलाओं की हमारे यहाँ एक स्पेशल मेडिसिन रखी गई है,
तो हम उसको F5C7 के साथ C1 जोड़ के भी देते हैं। और तीसरा है, अगर सामान्य एक्ने वाले बच्चे आते हैं तो हम उनको L1 A3 और C1 से ही काम चला लेते हैं। ये अलग अलग थोड़ा सा अनुभव के आधार पर है कि रोगी की गंभीरता को देखते हुए हम लोग दवाओं का चयन करते हैं। ये 3 कैटेगरी की दवाएं हैं। हमारे जितने भी सुनने वाले चिकित्सक हैं वो इसका उपयोग कर सकते हैं और अपने रोगियों पर इन दवाओं का प्रयोग करके हमको परिणाम भी बता सकते हैं। क्योंकि मैं परिणाम इसलिए पूछता हूँ, और विशेष करके तो मैं तो अपने जितने भी फोन कॉल्स मेरे पास रोगियों के देश से आते हैं, मैं उनको उनके स्थानीय चिकित्सकों को रेफर कर देता हूं, क्योंकि पूरे देश के रोगियों की चिकित्सा केवल डॉक्टर श्रीवास्तव नहीं कर सकते, या मैं यहाँ से दवा ऑनलाइन सप्लाई नहीं कर सकता या ऑफलाइन सप्लाई नहीं कर सकता। तो मैं स्थानीय चिकित्सकों को रेफर करता हूँ। तो जब मैं रेफर करता हूँ तो मैं उनको कंसल्ट करता हूँ कि आप इस तरह की चिकित्सा इन दवाओं का चयन करें और इस डोज में दीजिए, आपका रोगी ठीक होगा। और लोग प्रयोग करते हैं, जब मुझे उसका परिणाम बताते हैं तभी मैं ये फार्मूले सेट करता हूँ, नहीं इससे पहले मैं फार्मूलों को सेट नहीं करता। तो जिन फार्मूलों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ ये बिल्कुल सिलेक्टेड फार्मूले हैं और इसको देश के सैकड़ों चिकित्सकों ने अपने रोगियों पे आजमाया है। अभी कई रोगों पर चर्चा आपसे होगी तो मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा जो मेरे पास फोन कॉल या डाक से रिजल्ट उसके आते हैं। तो निश्चित रूप से रक्तोहोम्योपैथी में रोगी बहुत अच्छे कवर हो रहे हैं, रोगियों के रोगों पर हम नियंत्रण पा रहे हैं और हमारी रक्तोहोम्योपैथी बहुत ही अच्छी कारगर चिकित्सा पद्धति इस समय देश में रन कर रही है। जी डॉक्टर हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बाहर निकलते हैं सर, क्योंकि आजकल आप देखें पोल्यूशन इतना ज़्यादा है और बाहर निकले के बिना काम चलता नहीं, उस वक्त हम किस तरीके का अपने चेहरे पर क्या इस्तेमाल करें जो हम इस चीज़ों से मतलब गंदगी से या किस तरह से हम अपना बचाव कर सकें? देखिए, पोल्यूशन तो पूरे देश में है और पोल्यूशन से बचने के लिए हम जो सामान्य तरीके हैं, हम जब तेज धूप तो अपने चेहरे को ढक के निकलें, चश्मे का प्रयोग करें, धूप वाले चश्मे प्रयोग करें, और मास्क का प्रयोग हम वैसे भी कर, आजकल तो कॉमन हो गया मास्क का प्रयोग करना। मास्क का प्रयोग तो करना ही करना है, लेकिन मास्क का प्रयोग केवल भीड़ भाड़ में करना है। जब आप अपने चेहरे को किसी सॉफ्ट कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, आप जब भी बाहर निकलें तो सॉफ्ट कॉटन के कपड़े से अपने पूरे चेहरे को अगर आप ढक के निकलें तो हम बाहर के पोल्यूशन से, धूल गर्द से अपने आप को बचा सकते हैं। खान पान दुरुस्त रखें, पानी कोशिश करें कि आप अपने घर का ही लेकर के चलें, बाहर के पानी का इस्तेमाल ना करें पीने में भी। तो ये तमाम ऐसी सावधानियां हैं। बाहर के फास्ट फूड को तो कतई न लें। आजकल फास्ट फूड का प्रचलन है और फास्ट फूड बहुत इस्तेमाल हो रहा है। फास्ट फूड से भी हमारे खान पान में जब अनियमितता आती है तो उस पर उसका सीधा प्रभाव हमारे एक्ने पर या चेहरों पर जरूर दिखाई पड़ता है। डॉक्टर साहब, मार्केट में ये आजकल ड्रिंक्स बहुत चले हुए हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, कई तरीके के ड्रिंक्स भी है, चाय कॉफी, क्या इसके सेवन से भी क्या हमारे चेहरे पर इस तरीके की समस्या हो सकती है? देखिए, मैंने आपको एक लाइन में बताया जी कि हम अपने खान पान को एक नियमित मीनू के अनुसार चलें। ड्रिंक हमारे मीनू में नहीं है, किसी प्रकार के पेय पदार्थ हमारे मीनू में नहीं है। हमारे मीनू में हमारे दैनिक खाद्य पदार्थ हैं जो हम, जिससे हमको बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे बॉडी की हमारी कोशिकाएं हमको फिटनेस देती हैं, हमारे बॉडी को वर्क स्मार्टनेस देती हैं। हम ऐसे भोज्य पदार्थों का या ऐसे पेय पदार्थों का सेवन करें। हमको अगर मार्केट में कुछ पीना ही है तो हम फ्रूट जूस पी लें, हम किसी फ्रूट का प्रयोग कर लें। कोई जरूरी नहीं कि हम विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, नाम लेना ठीक नहीं है, विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ को तो हमें वैसे ही बचना है, क्योंकि पेय पदार्थ में जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं जाकर के उसका बैड इफेक्ट या साइड इफेक्ट होता ही होता है। उसको लोग माने या ना माने, हम लोग एज ए फिजिशियन उसको जज करते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। इस नाते मैं दर्शकों से इस बात का अनुरोध करूंगा या अपेक्षा करूंगा कि आप अपने दैनिक मीनू के अनुसार अपने भोज्य पदार्थों को और पेय पदार्थों को नियमित कर लें। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें पिंपल से जुड़ी इतनी समस्याओं की जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद।